सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए सपा ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी ने हर एक सीट पर अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी। आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने 19 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है इस बार, जिसमें खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, चाचा शिवपाल यादव का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सपा के विधानसभा में विरोधी दल के नेता माता प्रसाद पांडे, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और फिल्म स्टार जया बच्चन के साथ साथ 19 नेताओं के नाम इस बार शामिल हैं। हर एक सीट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि 27 से पहले का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है और काफी अहम है इस बार सपा और भाजपा दोनों के लिए। तो इस बार सपा ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को बताया कि 19 स्टार प्रचारकों को इस बार लाइन में खड़ा किया और सभी के कंधों पर ये जिम्मेदारी दी कि इस बार का उपचुनाव सपा के हाथ में ही आए। बता दें कि इस बार के उपचुनाव में भाजपा और सपा दोनों आमने सामने और बराबर की टक्कर पे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार सीट की लड़ाई नहीं रहेगी, इस बार जीतना है और हर हाल में जीतना है। किसी भी तरीके से इस बार का उपचुनाव सपा को जीतना है, जिसके लिए उसने अपने गठबंधन के प्रत्याशियों को भी ये कहा था कि इस बार अगर कोई भी गठबंधन की पार्टी अपने उम्मीदवारों को उपचुनाव में उतारेगी तो वो भी सपा के सिंबल साइकिल पर ही उतारेगी। जिसके बाद कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि वो सपा का साथ देगी, अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारेगी, जिसको लेकर अब रणनीतियां भी बनाई जाने वाली हैं। बता दें कि पूरी 9 सीटों पर सपा के प्रत्याशी उतारे गए हैं उपचुनाव को लेकर और इसके लिए अब प्रचार प्रसार भी चालू हो गया है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर नजर बनाए रखेंगे और खुद सारी चीजों की जानकारी रखेंगे, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव का सिर्फ एक ही इरादा कि यूपी का उपचुनाव जीतना है। इसके लिए उन्होंने सभी 9 सीटों के लिए बड़े बड़े स्टार प्रचारक उतारे हैं, जिसमें बता दें कि खुद अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और चाचा शिवपाल यादव का भी नाम शामिल है। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, इस बार उपचुनाव सपा वर्सेस भाजपा नहीं, अखिलेश वर्सेस योगी है और इस बार अखिलेश यादव का दावा कि हर हाल में उपचुनाव जीतना है। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि 19 स्टार उतारे हैं उन्होंने। शहबाज, आवाज आ रही है आपको? जी अर्चना, आ रही है। जी बताइए। अर्चना, बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको कि विधानसभा की जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बिल्कुल सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ने ही अपने सहयोगी दलों को सीट न देकर ये सीधी लड़ाई का ऐलान किया है और ये जोर आजमाइश है 27 से पहले की। इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां 2027 से पहले ये तय करने लेना चाहती थी कि इन दोनों की इस समय ताकत क्या है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी निषाद पार्टी जो दिल्ली तक चले गए सीट बंटवारे को लेकर, सीटों को लेकर, और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें, उनके सहयोगी दल जो है कांग्रेस, जो लगातार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जिनके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी सीट को लेकर माथापच्ची करते रहे, लेकिन दोनों ने ही अपने सहयोगी दलों को सीट न देकर ये सीधी लड़ाई का ऐलान किया है। और अगर अर्चना देखी जाए तो समाजवादी पार्टी और भाजपा की ही ये मेन लड़ाई मानी जा रही है। जी शहबाज, और देखा जाए तो उन्होंने 19 स्टार प्रचारकों के नाम दिए हुए हैं, जिसमें खुद वो अखिलेश यादव, उनकी पत्नी, चाचा और जया बच्चन भी शामिल है। क्या लगता है कि इस फहरिस्त में और कौन कौन से बड़े स्टार प्रचारक वो उतारने वाले हैं? देखिए, काफ़ी बड़े नाम हैं। अखिलेश यादव खुद हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव हैं, राम गोपाल यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, माता प्रसाद पांडे विरोधी दल के नेता जो हैं वो हैं, और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्यामलाल पाल हैं,
और जिनकी पत्नी लड़ रही है कटेहरी से, लालजी वर्मा खुद हैं। तो तमाम दिग्गज नेताओं को जो सूची है वो समाजवादी पार्टी ने जारी की है। लगभग 19 नेता, 19 बड़े नाम हैं। अवधेश प्रसाद पांडे जो मिल्कीपुर से कभी विधायक हुआ करते थे, अब सांसद हैं अयोध्या की सीट से, उनको भी इस सूची में रखा गया है। यानी कि 19 स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी के तैयार हैं, क्योंकि जंग बड़ी है। ऐसे में योद्धा जो हैं वो समाजवादी पार्टी के भी बड़े उतारे गए हैं। और ये जो लड़ाई है, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की जो लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही है इस वजह से, क्योंकि 2027 के जो चुनाव है महज कुछ ही सालों का जो है वक्त बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा में झटका मिला था, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि 27 से पहले ये समझा जाए कि क्या जनता का मूड बदल रहा है या फिर उनकी पकड़ जो है वो कहीं ना कहीं ढीली हो रही है। इसी की जो परीक्षा है, इसको ये परीक्षा मानी जा रही है, अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी के लिए और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर कहीं ना कहीं 9 सीटें जिताने का प्रेशर है। और जिस तरीके से पिछली बार 80 में से 80 लोकसभा सीटों का ऐलान किया गया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता इस तरीके का बड़ा ऐलान करते हुए नहीं देखे जा रहे हैं कि 9 की 9 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। हाँ, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से स्थिति बेहतर होगी और 7-8 सीटों पर जो है हम जीत अपनी सुनिश्चित करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से जरूर सुना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से क्लीन स्वीप की बात लोकसभा के चुनाव में की गई थी, इस तरह की बयानबाजी जो है वो दोबारा नहीं सुनाई दे रही है अर्चना। नतीजा सिर्फ इतना यह है कि अखिलेश यादव ने जो लकीर खींच दी है भारतीय जनता पार्टी के सामने, जो मुलायम सिंह यादव नहीं खींच पाए थे, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अभी बड़े बयानबाजी से अपना छुटकारा पाए हुए दिखाई दे रही है अर्चना। जी शहबाज, और इस बार हर हाल में चुनाव जीतना है, अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है। लेकिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति लेकर चल रहे हैं, वहीं भाजपा भी अब उसी रणनीति से आगे बढ़ रही है। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि भाजपा ने भी इस बार के प्रत्याशियों पे ये ध्यान दिया है कि हर वर्ग का हो, ताकि सभी वर्गों के वोट इस बार मिल सके। देखिए, अखिलेश ने जहां पीडीए फॉर्मूलों के तहत ही अपने प्रत्याशी, आपने जो बिल्कुल बोला कि अखिलेश पीडीए का प्रयोग करते चले आ रहे हैं और उसी लाइन पर आगे भी बढ़ रहे हैं। उनसे हाल फिलहाल में जब अभी मीडिया में बयानबाजी करते हुए अखिलेश यादव देखे गए थे, तो उनसे पूछा गया था कि MY समीकरण का क्या हुआ, तो उन्होंने बोला था कि MY समीकरण का जो चक्रव्यूह है वो हमने लोकसभा में तोड़ दिया है। अब हम बात पीडीए की करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीडीए के जरिए उनको लोकसभा में फायदा भी हुआ था। और वहीं बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने सवर्ण प्रयोग किया है। उसके साथ ही अन्य जैसे कि पिछड़ा या दलित को भी भारतीय जनता पार्टी ने तरजीह दी है। हर दल ने हर तरफ से ये कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं हर तरफ पैड बनाई जाए, दलितों पर भी भरोसा जताया जाए, सवर्णों पर भी भरोसा जताया जाए जो सामान्य वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में लड़ाई काफी दिलचस्प है अर्चना, और दोनों तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो बराबरी के हैं और टक्कर सीधी समाजवादी पार्टी और भाजपा की है। ये चुनाव 2027 को लेकर बहुत कुछ तय करने वाला है अर्चना, क्योंकि देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ब्रजेश पाठक हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, तमाम बड़े बड़े नेता नामांकन में जा रहे हैं, नामांकन में शामिल हो रहे हैं, सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन इसीलिए कि ये 27 का सेमीफाइनल है और अगर यहां चूक कर गए तो 27 में गाड़ी जो है वो डिरेल हो सकती है। अखिलेश यादव भी अपने 10 साल के सूखे को पूरा करना चाहते हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो लाइन लेंथ उनकी बनी है पिछले 10 सालों से वो तिबारा दोहराई जाए, जैसे कि हरियाणा में दोहराई गई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी सेम उत्तर प्रदेश में भी करना चाहती है। इसीलिए ये पूरी ताकत की जो जोर आजमाइश है वो होती हुई अर्चना दिखाई दे रही है, खास उत्तर प्रदेश में और इन 9 सीटों पर। और खुद योगी आदित्यनाथ हर विधानसभा सीट पर लगभग 2 से 3 बार जा भी चुके हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी संभावित लगाई जा चुकी हैं। जहां जहां विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, हर 9 सीट पर लगभग 2 बार योगी आदित्यनाथ जाएंगे और उनके जाने से लगभग जैसे कि हरियाणा चुनाव पर असर पड़ा था, हरियाणा में योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का जो बयान ट्रेंड हुआ, उसके बाद आज पूरे देश में उस नारे की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है अर्चना, और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही बटोगे तो कटोगे वाले बैनर
पटे पड़े हैं, पूरे महाराष्ट्र में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रयोग जो है वो सफल रहा। जी शहबाज, और देखा जाए तो जैसा कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर गठबंधन की भी पार्टियों को पहले से आगाह किया था कि अगर कोई चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारना चाहता है तो साइकिल के सिंबल पर ही। क्या लगता है कि अखिलेश यादव को ये पूरा भरोसा है कि इस बार के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सपा को पूरा सहयोग मिलेगा? क्या ये लोकसभा में मिली जीत का ही विश्वास है? देखिए, अखिलेश यादव ये चाहते हैं अर्चना, मैंने बताया जैसे आपको कि लड़ाई वो सीधी चाहते हैं, सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से करना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर अपने सहयोगी दलों से ये कहना था, और जब राहुल गांधी से उनकी फोन पर बातचीत हुई लगभग 2 घंटे, क्योंकि जब अजय राय ने ये बोला कि हम अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं, तो ऐसे में ये इंडिया गठबंधन जो है वो शीर्ष नेतृत्व इसकी समीक्षा करेगा। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात होती है, फोन पर वार्तालाप होती है। राहुल गांधी से अखिलेश यादव ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम अपनी 2-3 सीटों पर आपको चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन अपने सिंबल पर, यानी कि कांग्रेस का भी अगर कोई नेता खड़ा होगा तो वो समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। यानी कुल मिलाकर संदेश स्पष्ट था अखिलेश यादव का कि इस बार लड़ाई समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देनी चाहिए, जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हालांकि ये पर्दे के पीछे से आह्वान जरूर करते हुए सुनाई दिए जा रहे थे इंडिया गठबंधन के लोग कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट होके एनडीए को इससे बाहर करेगा, क्योंकि अभी देखा गया निषाद जो थे, निषाद पार्टी, उन्होंने भी नाराजगी जताई। अमित शाह से मिले, उन्होंने बोला था कि मुझे भरोसा है कि मुझे सीट मिलेगी, 2 सीटों पर उनकी दावेदारी थी। हालांकि बाद में वो ब्रजेश पाठक के साथ बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दिए, उन्होंने बोला कि सीट नहीं, जीत जरूरी है। यानी कि सबने अपने सहयोगी दलों को मना लिया है और संदेश साफ है कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी की ही रहने दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुहाने अगर आप देखा जाए तो 2027 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में उससे पहले ताकत की परीक्षा हो जानी चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है और यही समाजवादी पार्टी भी चाहती है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से जी और देखा जाए तो जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव को लेकर सारा फैसला, सारा दारोमदार योगी आदित्यनाथ पर छोड़ रखा है, उसी तरीके से अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं सब खुद पे ले रखी है। क्या लगता है कि ये दोनों की लड़ाई कहीं ना कहीं एक पर्सनल होती नजर आ रही है, जैसा कि पिछले कुछ समय से दोनों का वार पलटवार भी देखा गया है? देखिए, चुनाव आते ही वार पलटवार का दौर जो है अर्चना वो शुरू हो जाता है। और देखा जाए तो दोनों बड़े स्तर के नेता हैं, एक समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाले हुए है तो एक भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है खुद को साबित करने की, और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है वही लाइन लेंथ जो लोकसभा में बरकरार रखी थी उसी को ही बरकरार रखने की, क्योंकि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या फिर उनके सहयोगी दलों ने यह सोचा भी नहीं था कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, क्योंकि ये जितनी सीटें आई अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की लोकसभा में, इतिहास में इतनी सीटें कभी नहीं आई। यानी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव का जो जमाना रहा, उससे पहले जितने भी नेता रहे समाजवादी पार्टी के, जो वो नहीं कर पाए वही अखिलेश यादव ने कर दिखाया। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के सामने, और भारतीय जनता पार्टी में अगर बात करी जाए तो योगी आदित्यनाथ के सामने कि वो पुरानी लाइन को वापस लेके आए, जिस पटरी पर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी चल रही थी उसी पटरी पर वापस उसको लेकर आए, क्योंकि एक बहुत बड़ा डेंट जो है, यूं डेंट कहेंगे, लगा है। कहां 80 सीट और कहां 33 सीट, आंकड़ा एकदम मतलब आधे से भी कम हो गया। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं दोनों पार्टियों के सामने। शहबाज, और देखा जाए तो किस तरीके का राह में रोड़ा बन सकता है, क्योंकि परेशानी दोनों पार्टियों को रहेगी कि जहां एक तरफ भाजपा से जनता नाराज है, वहीं पिछले कुछ समय से सपा की छवि भी धूमिल होती नजर आई है और सपा से भी कहीं ना कहीं जनता नाराज है। ऐसे में क्या लगता है कि कितना मुश्किल रहेगा दोनों पार्टियों के लिए जनता को अपनी ओर लगाना? देखिए अर्चना, ये क्षेत्रीय चुनाव है और ये बात अगर करी जाए नाराजगी की, तो उसी नाराजगी को दूर करने के लिए ही दोनों ने ही अपने जो स्टार प्रचारक हैं और उनके साथ खुद चुनाव में उतरने का जो उन्होंने प्लान तैयार कर रखा है। तो यही एक जरिया होता है जनता के बीच जाने का, अपनी बात रखने का। चाहे योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए तो योगी आदित्यनाथ ने भी हर सीट पर लगभग 2 दौरे, अपने संभावित दौरे, उनके प्लान जो है वो पूरा तैयार कर रखा है पार्टी द्वारा। और ये कहा गया है कि अगर 9 विधानसभा सीटें हैं तो लगभग 18 दौरे करेंगे योगी आदित्यनाथ,
तो ऐसे में लोगों के बीच जाना और योगी आदित्यनाथ का मैसेज जाना एक बड़ा असर डालने वाली है। क्योंकि अर्चना, हमने देखा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी बड़ा और काफ़ी अहम रोल निभाया है। ये खुद पीएम मोदी ने भी इस चीज़ को माना है और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो भी योगी आदित्यनाथ की ताकत को समझता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश, जहां से उनकी सियासत शुरू हुई थी और वहां उस राज्य में उनको खुद को साबित करना हो, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ, उनको ये बखूबी पता है क्योंकि काफ़ी पुराने सियासतदान हैं और उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत किस ओर चलती है। तो ऐसे में दोनों के ऊपर प्रेशर बराबरी का है और दोनों को खुद को साबित करने का एक मौका भी है। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार का उपचुनाव सपा और भाजपा दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी और अपनी साख बचाने के लिए बहुत ज़रूरी कि देखना है कि इस बार का उपचुनाव कौन जीता है और दोनों ही पार्टियां ये चाहेंगी कि 9 की 9 सीट वो खुद जीते। प्रयागराज से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव ने शुक्रवार को विधानसभा उपचुनाव में फूलपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सुरेश चंद्र यादव को उनके पद से हटा दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि यादव के नाम जारी एक पत्र में कहा, पार्टी नेतृत्व के निर्णय के विरुद्ध फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के विरोध में नामांकन पत्र दाखिल करने पर आपको जिला कांग्रेस कमेटी प्रयागराज गंगापार पद से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है। बता दें कि प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी की 3 जिला इकाइयां गंगापार, यमुना पार और शहर है। इससे पहले 24 अक्टूबर को कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वो इन 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और सपा के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए इस पर काम करेगी। इसके बाद जिले के गंगापार झूसी के ग्राम सोनौटी के रहने वाले सुरेश चंद्र यादव ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट में फूलपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई और अब उन्हें कांग्रेस में उनके पद से हटा दिया गया है। बता दें कि फूलपुर पे कल उन्होंने अपना नामांकन भरा था, जिसके बाद से ही सत्ता के गलियारे में हलचल मच गई थी और ये कयास लगाने लगा गया था कि जहां पे एक तरफ कांग्रेस ने सपा को सपोर्ट देने की बात कही, सपा को समर्थन देने की बात कही थी, ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश यादव का नामांकन दाखिल करना ये कहीं कोई चाल तो नहीं। लेकिन फिर कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी सपा के साथ, जबकि वो सिर्फ सपा को ही 9 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के लिए, बता दें कि 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए सपोर्ट करेगी। जिसके बाद सुरेश चंद्र यादव ने अपना नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा। अब बता दें कि अजय राय ने ये घोषणा की कि उन्हें उनके पद से कांग्रेस की तरफ से हटा दिया गया है और बकायदा उन्हें एक पत्र दिया गया है। जिसके बाद अब बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब वो उपचुनाव लड़ेंगे। इस बार की फूलपुर की सीट पे बता दें कि भाजपा और सपा ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा था। बताया जा रहा था कि कांटे की टक्कर और कांग्रेस का पूरा समर्थन सपा के साथ है। इसी बीच कांग्रेस के सदस्य ने निर्दलीय रूप से अपना नामांकन भरा है, जिसको लेकर कांग्रेस में हलचल मच गई और ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या गठबंधन टूटने की कगार पे है। लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया कि उन्होंने अपने सदस्यता रद्द कर दी, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय रूप से अपना नामांकन दाखिल किया था। बता दें इस बार 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर भाजपा और सपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां भाजपा ने अपने 8 सीटों के उम्मीदवार उतारे, तो वहीं 1 सीट आरएलडी के उम्मीदवार को उतारा है। तो सपा ने सीधे तौर पर यह कहा था कि इस बार सवाल सीट का नहीं, जीत का रहेगा।
और सपा ने अपने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, जिसके बाद बता दें कि 7 सीटों के उम्मीदवार सपा ने घोषित कर दिए थे। 2 सीटें छोड़ी थी कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस ने ये साफ किया कि इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस अपने किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारेगी, बल्कि वो सपा के प्रत्याशियों के लिए ही प्रचार प्रसार करेगी और उनकी जीत की तैयारी करेगी। बता दें कि इस बार सपा को पूरा समर्थन मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस ने गठबंधन में होने के साथ अपने किसी भी प्रत्याशी को इस बार के उपचुनाव में नहीं उतारा है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुरेश चंद्र यादव। पहले कांग्रेस ने अपने किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा था, लेकिन बिना किसी पार्टी के सदस्य को बताए हुए, किसी से विचार विमर्श करते हुए निर्दलीय रूप से सुरेश चंद्र यादव ने जाकर नामांकन भर दिया, जिसके बाद विपक्षी खेमे में एक हलचल मच गई थी। लेकिन कांग्रेस ने यह साफ किया कि वो अपने किसी भी प्रत्याशी को इस बार उपचुनाव के मैदान में नहीं उतारेंगे। वो सीधे तौर पर सपा को सपोर्ट करेगी और सपा के प्रत्याशियों के लिए ही प्रचार प्रसार करेगी और इनकी जीत के लिए विश्वस्त करेगी। बता दें कि इस बार का उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए, बता दें कि गठबंधन के लिए और भाजपा के लिए अपनी साख बचाने का उपचुनाव माना जा रहा है, क्योंकि इस बार के उपचुनाव में जो नतीजे आएंगे, इस बार के उपचुनाव के नतीजे आने वाले 2027 के चुनाव के नतीजों को भी, खाके को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि इसीलिए इस बार का उपचुनाव जीतना जरूरी माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जबकि दोनों पार्टियां ये सभी को अपना विश्वास जता रही है कि इस बार की 9 सीट सपा जीतने वाली है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि ये सिर्फ सपा की सोच है। इस बार की 9 सीट के उपचुनाव भाजपा भी जीत दर्ज करेगी और इस बार जीत का झंडा लहराएगी भाजपा अपने पार्टी के नाम। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, प्रयागराज की फूलपुर सीट से पहले ही सपा प्रत्याशी उतारा गया था, इसके बाद कल सुरेश यादव ने अपना नामांकन भरा निर्दलीय रूप से और अब उन्हें हटा दिया गया। क्या कहना है इसके बारे में, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। देखिए अर्चना, जिस तरीके से अगर बात किया जाए, जिस तरीके से कल सुरेश सिंह जाके अपना नामांकन करते हैं और कहीं ना कहीं जिस दिन उसके एक दिन पहले जिस तरीके से जाके गुपचुप तरीके से अपना पर्चा खरीदते। हेलो 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 जी आशीष, तो जिस तरीके से वो जाके अपना गुपचुप तरीके से अपना पहले नामांकन एक दिन पहले जाके अपना पर्चा खरीदते, उसके बाद जाके कल की बात किया जाए तो वो नामांकन करने पहुंचते हैं। पर जिस तरीके से उनकी कार की गतिविधियां देखा जाए, जो पार्टी विरुद्ध गतिविधियां को देखते हुए पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उनको निष्क्रिय कर दिया। जो उनको जो गंगा पार से वो जिला अध्यक्ष थे, उनको पद से मुक्त कराया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पहले से बात चल रही थी कि पहले ये था कि सपा 7 सीटों पे चुनाव लड़ेगी उपचुनाव में और कहीं ना कहीं 2 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी। लेकिन बाद में यह फैसला लिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, दोनों पार्टी आपस में बात करके उच्च जो भी शीर्ष नेता हैं उनकी तरफ से बात करके ये फैसला लिया जाता है कि इसमें कि जितनी भी जो सीटें हैं 9 सीट से सपा लड़ेगी, पर उसके बाद जिस तरीके से कार विरुद्ध और जिस तरीके से जो फैसला लिया जाएगा उसके विरुद्ध जिस तरीके से जिला अध्यक्ष गंगा पार ने जाके अपना नामांकन किया, तो वो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए इनको पद से मुक्त कराया गया है। आशीष, लेकिन कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर वो कांग्रेस के सदस्य है, जिला अध्यक्ष है, नामांकन भरने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं चलता? देखिए कहीं ना कहीं, देखिए शुरू से ये अगर बात करें लोकसभा चुनाव के बाद से ही कहीं ना कहीं जो दरार कहीं ना कहीं पैदा हो रही थी, इसको लेके कई बातें बीच में आ रही थी कि कहीं जो उपचुनाव है कांग्रेस अलग लड़ेगी, सपा अलग लड़ेगी, पर कहीं ना कहीं जो बातें जो कही जा रही थी वो स्पष्ट रूप से वो जो कार्यकर्ता थे उनके मन में कहीं ना कहीं डाउटफुल था। और जो काम कर रहे हैं शुरू से, जो आज करते चले आ रहे हैं, उनको ये था कि हमको टिकट मिलेगा, पर कहीं ना कहीं जब ऊपर शीर्ष नेताओं ने जब अपना निर्णय दिया कि
नहीं, यहाँ पे जो उपचुनाव है वहाँ सपा ही, जो गठबंधन का पूरा जो इंडिया गठबंधन की बात कही जा रही थी, उसमें सपा ही को ही पूरा 9 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और पूरा तरीके से समर्थन करने की बात कही गई थी। पर उसके बाद जिस तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है और वो जाके अपने तरीके से जाके वहाँ पे नामकरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो पार्टी के विरुद्ध जिस तरीके से कार्य किया उसको देखते हुए इनको पद से निरस्त कर दिया। जी आशीष, जिस तरीके से जाके नामांकन भरा सुरेश यादव ने निर्दलीय रूप से, क्या लगता है कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे? देखिए, क्योंकि वो गंगा पार से अध्यक्ष हैं और उनको ये पूरा तरीके से ये विश्वास था कि हम अगर पहले एक दिन जब उन्होंने नामांकन किया, पर्चा दाखिल किया था, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जो ये फैसला है, जब जिस तरीके से अगर बात करा जाए, कल जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया, इनको पद से मुक्त किया गया, उससे पहले की अगर बात किया जाए तो इनका साफ तौर कहना था कि हमने जिस तरीके से पर्चा दाखिल किया इसमें कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाएगा और हमको कहीं ना कहीं चाहे सपा का सिंबल दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आगे बात चल रही थी, अगर कोई भी पार्टी, अगर कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता तो उसको सपा से उसका सिंबल दिया जाएगा। लेकिन बावजूद जिस तरीके से ये इन्होंने जाके पर्चा भर दिया, उसमें किसी तरीके से उसमें कोई सिंबल की बात नहीं थी। उसके बाद जिस तरीके से कार्य विरुद्ध इन्होंने काम किया, उसके बाद इनको मुक्त कराया गया, जो पार्टी से इनको रास्ता साफ करा गया, इनको पार्टी से निष्कासित किया गया। तो कहीं ना कहीं इनको ये था कि हम यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको जरूर फायदा मिलेगा। पर देखने वाली बात देखिए, जिस तरीके से ये अगर हम बात करें प्रदीप पटेल की, जिस तरीके से बीजेपी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और इनकी माँ जो केसरी देवी फूलपुर से सांसद रह चुकी है, तो कहीं ना कहीं इनका भी जो लोगों के बीच अगर फूलपुर सीट की बात करें तो लोगों में कहीं ना कहीं इनका अच्छा जो व्यवहार है वो देखने को मिलता है। तो जी आशीष, आपको आवाज आ रही? जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू बुखार से हालात दिन प्रतिदिन बेकाबू हो रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लग रही है। बता दें कि शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय में जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में शहर के कई इलाकों में 54 केस पाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मरीज चंदन नगर और अलीगंज में मिले हैं। बता दें, जनवरी से अब तक जिले में डेंगू के 1732 और मलेरिया के 464 पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं। तो वहीं बलरामपुर अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सौरभ सिंह ने डेंगू की गंभीरता को लेकर लोगों को आगाह किया। उन्होंने बताया कि डेंगू मच्छरों के काटने से फैलता है, जो अक्सर साफ पानी में पनपता है। बरसात के मौसम में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि इस दौरान मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है। अब तक जिले में डेंगू के कुल 1732 पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं। तो वहीं 1472 घरों और आसपास के मच्छर जनित स्थितियों का सर्वेक्षण किया गया और इनमें से 15 घरों में मच्छर जनित स्थितियां पाए जाने पर उन्हें नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन लखनऊ के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि रोजाना यहाँ पे डेंगू और मलेरिया के केसों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अस्पतालों में मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल प्रशासन के लिए भी एक चुनौती खड़ी हो रही है। बता दें कि लखनऊ में डेंगू और बुखार के मरीजों के रोजाना बढ़ने की वजह से प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्ते में आ गया है और जगह जगह लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि शहर में गंदगी का अंबार न लगे, शहर की साफ सफाई का ध्यान रखें, जगह जगह छिड़काव कराया जाए। इसके अलावा अस्पतालों को भी बताया गया है कि अस्पताल को भी अलर्ट मोड पे किया गया है कि रोजाना बढ़ते मरीजों की अच्छी तरीके से व्यवस्था की जाए, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी चीजें जानकारी दी जाए और दवा का भी बता दें कि मरीजों के उपचार की भी अधिक अच्छी व्यवस्था की जाए। लेकिन रोज बढ़ते मरीजों की संख्या की वजह से अस्पताल प्रशासन भी हड़कंप मच गया है और पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे हो गया है, क्योंकि रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है।
बता दें कि देश में डेंगू मलेरिया के रोज नए केस मिल रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति राजधानी लखनऊ की बताई जा रही है। सवाल उठाते हैं नगर निगम पे भी कि अगर समय रहते इस चीज का ध्यान दिया गया होता तो आज मरीजों की संख्या रोजाना ना बढ़ती। इसमें सबसे ज्यादा बता दें कि सबसे ज्यादा मरीज लखनऊ में चंदन नगर और अलीगंज से ही मिल रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा और भी कई इलाकों में मरीजों में रोज बढ़ोतरी देखने को मिलता जा रहा है। लखनऊ में डेंगू बुखार के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बता दें पिछले 24 घंटे में शहर में 24 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा चंदन नगर के मिले हैं। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन को भी अलर्ट मोड पे दाखिल कर दिया गया है। अलर्ट मोड पे रखा गया है कि इस तरीके के मरीजों की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ प्रशासन भी अपने तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है कि किसी भी तरीके से असावधानी ना बरते, साफ सफाई का ध्यान रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें और जिस भी इलाके में मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है वहाँ पे छिड़काव कराए जा रहे हैं, साफ सफाई कराई जा रही है। और ऐसे ही बता दें कि 14 घरों को नोटिस जारी किया गया है, ये सुनिश्चित करने के बाद कि उन 14 घरों पे मच्छर पनपने की सबसे ज़्यादा आशंका और पाई गई है, जिसके बाद उन 14 घरों को प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि डेंगू और मलेरिया के रोगी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस तरीके से प्रशासन को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि शहर में सफाई का ध्यान रखें, किसी भी तरीके की कोई गंदगी ना नजर आए। नगर निगम ने इस चीज के लिए अपना सर्वे बिछाया और जगह जगह स्वास्थ्य सेवाएं भी जारी की गई हैं और शिविर लगाए जा रहे हैं। बता दें शिविर में लोगों की रोजाना चेकिंग की जा रही है और जो भी संदिग्ध पाए जा रहे हैं, जिनमें भी डेंगू और मलेरिया के लक्षण पाए जा रहे हैं, उन सभी को चिन्हित करके उनको उचित उपचार किया जा रहा है। बता दें कि लखनऊ के इलाके में लखनऊ में सबसे ज़्यादा मरीज चंदन नगर के मिल रहे हैं। चंदन नगर और अलीगंज में सबसे ज़्यादा डेंगू और मलेरिया के मरीज मिले हैं। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है ताकि जो भी मरीज आए उन्हें उचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल सके, उन्हें किसी भी तरीके की स्वास्थ्य दवा का कोई कमी ना हो और समय समय पर सभी का उपचार और चेकिंग किया जा सके। बता दें कि इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है और सभी को ये चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरीके से रोगी को कोई परेशानी ना हो। बता दें कि लखनऊ में रोजाना डेंगू और मलेरिया के रोगियों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अस्पतालों में भी रोजाना डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन को हाई अलर्ट पे रखा गया है ताकि रोगियों का सही तरीके से उपचार किया जा सके। और जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं और रोजाना लोगों की चेकिंग की जा रही है। जिस भी व्यक्ति के अंदर डेंगू और मलेरिया के लक्षण पाए जा रहे हैं उन्हें तुरंत उपचार के लिए भेजा जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा बता दें कि सरकार द्वारा नगर निगम को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है ताकि वो भी शहर में साफ सफाई का ध्यान दे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओवैस जुड़ चुके हैं। वैसे लखनऊ की स्थिति इतनी खराब, रोज डेंगू और मलेरिया के रोगी बढ़ रहे, क्या कहना है इसके बारे में? रोगी बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें नगर निगम की जो है लापरवाही सामने निकल कर आती है, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि जहां पर गड्ढे होते हैं वहां पे पानी भर जाता है, क्योंकि डेंगू जो है वो बैठे हुए पानी में जो रुका हुआ पानी होता है उसके अंदर जो है डेंगू पैदा होता है।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से गंदगी, जहाँ पर गंदगी होगी, गंदगी का भरमार है, वहाँ पे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां तो पैदा होंगी। जी। और इसमें जो है नगर निगम को साफ तौर पे